तो हेलो मेरे प्यार प्यार शेर और सैनियों, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोगों की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम लेके आए हैं क्लास 9 वालों के लिए जो है आज इस पूरे वीडियो में आपका पूरा चैप्टर, पहला चैप्टर यानी कि समाप्त हो जाएगा, जो कि रसायन विज्ञान से है। चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। इस चैप्टर को हमने शुरू कर दिया था, ठीक है, आपको 2 वीडियो मिली गई होगी, तो आपने पढ़ लिया था वहाँ पे घनत्व तक। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ठोस, द्रव और गैस में अंतर पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, पेपर की दृष्टि से। तो याद रखिएगा मेरे रसगुल्लों, आप अगला हेडिंग लगाएंगे ठोस, द्रव और गैस में अंतर। ठीक है, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं ठोस, सॉलिड, द्रव यानी लिक्विड, यानी लिक्विड, उसके बाद है गैस। क्या है? गैस। ठीक, तो ये 3 कॉलम हैं, 3 कॉलम आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, और इस कॉलमों में बना करके आप लोग इन तीनों कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए MMIMP लिख लीजिएगा, यानी कि मैया मोरे पेपरवा में ही आई। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जब ये पेपर में आएगा तो आपको अच्छे से पढ़ना भी है। तो देखिए, सबसे पहले चीज़ क्या है कि ठोस जो होता है, इसके आकार पर हम लोग जो है ठोस, द्रव और गैस के आकार पर डिपेंड कर लेते हैं, मतलब चर्चा कर लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो ठोस होता है इसका जो आकार होता है, ठोस का आकार जो होता है, क्या होता है? आकार, वो निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है। लेकिन अगर वहीं बात कर लिया जाए द्रव्य की, किसकी बात कर लिया जाए? द्रव की, तो इसका जो आकार होता है, ठीक है, आकार अनिश्चित होता है। क्या होता है? अनिश्चित होता है। अब अगर हम वही बात कर लें गैस की, किसकी बात कर लें? गैस की, तो गैस का जो आकार होता है ये भी अनिश्चित होता है। गैस का आकार अनिश्चित होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब ये तो रहा आकार की बात हमने कर लिया। अब अगला पॉइंट क्या बनेगा इसमें मेरे स्कूलों, ठोस के दृढ़ता के बारे में जान लेते हैं, यानी कि कितना कठोर होता है कौन। तो ध्यान रखिएगा, ठोस जो होता है, अगर हम ठोस की बात करें तो ये ज़्यादातर दृढ़ होता है। क्या होता है? ज़्यादा दृढ़ होता है। लेकिन अगर वहीं हम बात कर लें द्रव की, तो ये द्रव जो होता है ये तरल में होता है। द्रव कैसे होते हैं? तरल होते हैं। अगर वहीं बात कर लें हम गैस की, किसकी बात कर लें? गैस की, तो गैस जो होता है ये संपीड्य होता है। क्या होता है? गैस जो होते हैं ये संपीड्य होते हैं। ठीक है, संपीड्य का मतलब होता है दूर दूर। ठीक है, संपीड्य होते हैं। अगला पॉइंट अगर हम बात करें यहाँ पे इसके आयतन की, तो ठोस का जो आयतन होता है ये निश्चित होता है। ठोस का जो आयतन होता है, आयतन निश्चित होता है। ठोस का आयतन कैसे होता है? निश्चित होता है। लेकिन वहीं अगर हम बात कर लें द्रव की, द्रव का जो आयतन होता है ये भी निश्चित होता है। द्रव का आयतन ये भी क्या होता है? निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है। अब वहीं बात कर लें हम गैस की, किसकी बात कर लें? गैस की, तो इसका जो आयतन होता है, ठीक है, ये अनिश्चित होता है, मतलब निश्चित नहीं होता। ठीक है, समझ में आया? अब उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो ठोस होता है, ठोस के तरलता पर अगर हम बात कर लें, मतलब इन तीनों के तरलता पर अगर हम बात करें, तो ध्यान दीजिएगा, ये तरल रूप में बहते नहीं हैं। ये ठोस जो होते हैं बहते नहीं हैं, लेकिन द्रव जो होता है ये क्या होता है? बहता है। कैसे? ऊपर से नीचे की ओर, नीचे की ओर। ठीक,
बहता है। अब वहीं अगर हम बात कर लें गैस की, तो गैस जो होता है ये हर एक दिशा में बहते हैं। तो प्रत्येक दिशा में गैस बहता है। ठीक, ये रहा। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, सॉरी टॉपिक कह रहे हैं, अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। अब अगर हम बात करें इसके अंतराणुक बल की, अगर सॉरी अंतराणुक स्थान की बात कर लें इन तीनों में, तो अगर हम बात करें ठोस में अंतराणुक जो होता है ये बहुत कम होता है। तो ठोस में अंतराणुक स्थान जो होता है, यानी कि खाली स्थान की बात हम करें, थोड़ा थोड़ा जो होता है ये बहुत कम होता है। ठीक है, क्या होता है, बहुत कम होता है। लेकिन अगर वही बात कर लिया जाए द्रव में, तो ये ठोस की अपेक्षा द्रव में अंतराणुक जो होता है ये अधिक होता है। तो आप क्या लिखेंगे, ठोस की अपेक्षा द्रव में अंतराणुक स्थान अधिक होता है। ये रहा। अब वहीं अगर हम बात कर लें गैस की, तो इसमें जो है सबसे अधिक होते हैं। तो अंतराणुक स्थान सबसे अधिक होते हैं। इन तीनों की अपेक्षा जो है सबसे अधिक गैस में ही अंतराणुक स्थान पाए जाते हैं। अब अगर इनके बीच में बात कर लें हम इसके बल की, अंतराणुक बल की अगर हम बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा कि अंतराणुक बल सबसे अधिक लगेगा। जब इसमें ध्यान रखिएगा, जब स्थान कम होगा तो उस पर बल जो है सबसे अधिक लगेगा। अंतराणुक बल जो होगा, अंतराणुक बल सबसे ज़्यादा लगेगा, और इसमें देखो इसकी अपेक्षा कम लगेगा। तो क्या लिखेंगे, ठोस की अपेक्षा कम लगेगा क्या चीज़, अंतराणुक बल। अब अगर हम बात कर लें यहीं पे गैस की, तो गैस में सबसे कम लगेगा, सबसे कम लगेगा, क्या लगेगा, अंतराणुक बल। ठीक है, ये रहा इतने पॉइंट्स। अब इसमें बात कर लें, अगर कुछ और बात करना चाहोगे तो एक पॉइंट और बढ़ा सकते हो इसमें, कि ठोस की संपीड़ितता नगण्य होती है। मतलब इसमें जो है ये दूर दूर तक होते ही नहीं, इनकी इसमें संपीड़ितता होती ही नहीं। ठीक है, अब वहीं अगर हम बात कर लें यहाँ पर द्रव की, तो द्रव में जो संपीड़ितता होती है ठोस से अधिक होती है, लेकिन गैस में सबसे अधिक होती है। ठीक है, बस इतना पॉइंट है इसके अंतर में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इतना पॉइंट अगर आप अंतर में लिख देंगे तब भी आपको नंबर एग्जामिनर देगा ही देगा, जो चेक करेगा वो पक्का आपको देगा। ठीक है, जो चेक करने वाले होते हैं। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन टाइप हैं उसको थोड़ा देखते हैं। कह रहा है इसमें क्वेश्चन टाइप में, ठीक है, तो क्वेश्चन टाइप में जो चीज़ें हैं, कह रहा है इसमें क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकते हैं। ठीक है, अब इसके कहने का मतलब क्या है कि हाँ बदलते हैं।
ठीक है, हाँ क्या होगा, ये बदलते हैं। जैसे मैं आपको अगर समझाऊं, ठीक है, अगर कोई बर्फ है, अगर वो बर्फ में है तो ध्यान रखिएगा बर्फ सीधे बदलेगा किस में, जल में। अगर हम उसको गर्म करेंगे और जब ज़्यादा गर्म कर देंगे तो जल से क्या हो जाएगा, ये जलवाष्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जलवाष्प में बदल जाएगा। यानी इसको फिर हम ठंडा करेंगे तो जल में बदलेगा, फिर ज़्यादा ठंडा करने पर क्या जाएगा, ये बर्फ में बदल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, यानी हम इसको क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, और इसको हमने क्या किया, ठंडा किया, और इसको भी हमने क्या किया, गर्म किया, और इसको हमने क्या किया, ठंडा किया। क्लियर हो गया। मैं आपको समझाऊं, जैसे ये जो बर्फ़ होता है भैया, ये तीनों अवस्था में होकर गुजरती है, यानी कि ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में होकर के गुजरती है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्था में होकर गुजरती है, तो ध्यान रखिएगा बर्फ़ जो होता है ये ठोस, द्रव और गैस अवस्था में, ठीक है, गुजरती है। अब उसके बाद अगर हम बात करें, जैसे अगर जल है, अगर जल है तो जल को हम 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर दें। कितना ठंडा कर दें, 0 डिग्री सेल्सियस तक क्या कर दें, ठंडा कर दें। तो ये क्या होगा, जब हम इसे 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करेंगे तो ये बर्फ़ में बदलेगा। किस में बदलेगा, बर्फ़ में बदल जाएगा। लेकिन अगर इसी हम बर्फ़ को, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं, कितने, 100 डिग्री सेल्सियस तक अगर हम गर्म करते हैं, ठीक है, तो ये गैस में बदल जाता, सॉरी, तो यह जल में बदलता है। चलो ठीक। अब ये देखिए, अब देखो जलवाष्प को ठंडा करने पर, ठीक है, जब हम इसको ठंडा करते हैं, जब हम इसको जलवाष्प को ठंडा करते हैं, तो ठंडा करने पर क्या होता है, द्रव अवस्था में बदलता है। ठीक है, ये रहा तीनों अवस्थाएं, हमने आपको बता दिया। अब हम आगे चलते हैं, आगे की जो अवस्था है हम बात करें, तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे मान लीजिए हम बात कर लें, एक हेडिंग आपको सामने ऐसे आएगा जो कि है तापमान परिवर्तन का प्रभाव। अगर हम बात कर लें, अगर हम बात कर दें तापमान परिवर्तन का प्रभाव, ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। अब अगर हम बात कर लें यहीं पे कि तापमान परिवर्तन का प्रभाव की अगर हम बात करें, ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आता है इसमें जो होता है, हम अगर बात करें ठोस का द्रव में परिवर्तन, ठोस का द्रव में परिवर्तन, जिसको बोलते हैं गलन। क्या बोलते हैं, गलन बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, गलन बोलते हैं। इसको बोलते हैं मल्टिंग। क्या बोलते हैं, मल्टिंग बोलते हैं। जैसे मैं आपको अगर बताऊं, ठीक है,
चलिए मेरे दोस्तों देखते हैं इसमें जो ठोस का द्रव में परिवर्तन की बात की, जिसको बात कर रहे हैं हम गलन की, तो गलन किसे कहते हैं सबसे पहले ये आपको जानना है। तो ध्यान रखिएगा कि ठोस को क्या होगा, ठोस को गर्म करने पर, ठोस को गर्म करने पर, ठोस को गर्म करने पर उसके अणुओं की अथवा कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है, जब हम गतिज ऊर्जा किसी ठोस की जब बढ़ा दिए जाए तो उसमें क्या होता है, ठीक है, ये क्या होते हैं, ठोस से द्रव में, ठीक है, फैलने लगते हैं। क्या होते हैं, ठोस से द्रव में फैलने लगते हैं। तो ये जो होता है यानी कि ये ठोस से द्रव में फैलने का जो तरीका, यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है कि जब हम किसी ठोस को गर्म करते हैं तो क्या होते हैं, उसमें जो बल होते हैं यानी कि गतिज ऊर्जा जो बल लगती है उसकी वजह से क्या होते हैं, द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं इसके जो कण होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इसमें हम अगर बात कर लें, ठीक है, जैसे गलनांक की और गलन की बात करें तो ध्यान रखिएगा गलनांक और गलनांक में क्या दिक्कत होता है। तो आप लिखेंगे ठोस, क्या लिखेंगे, ठोस के पिघलकर द्रव बनने की इस प्रक्रिया को गलन कहते हैं। ठीक है, गलन समझ में आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, यही बात कर लें गलनांक की, किसकी बात करें, गलनांक की। अब अगर हम बात करें यहीं पे गलनांक की, मल्टिंग पॉइंट, अगर हम मल्टिंग पॉइंट की बात करें, ठीक है, अगर हम मल्टिंग पॉइंटिंग की बात करें, ठीक है, तो जिस न्यूनतम ताप पर, जिस न्यूनतम ताप पर कोई ठोस पदार्थ पिघलकर, कोई ठोस पदार्थ पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित होना प्रारंभ करता है। वह उस ठोस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। ठीक है, अब हम कुछ चीज़ की गलनांक याद करेंगे। जैसे मैं अगर आपको बता दूं, सबसे पहली चीज़ तो बर्फ का गलनांक कितना होता है ये आप जान लीजिए। तो बर्फ का गलनांक 273.16 केल्विन होता है।
ये होता है बर्फ़ का गलनांक। ठीक है, अब यही एक परिभाषा मैं आपको और बता दूं, ठीक है, जो कि आपके लिए ही होगा, तो ध्यान रखिएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ यहीं पे एक परिभाषा, जैसे कि एक मिनट रुक जाइए, इसी पर ही बता देता हूँ, इसको ऐसे रहने दीजिए ताकि आपको वाइट रूप से पूरा दिखे, है ना। ठीक है, जैसे अगर मैं बात कर लूँ यहीं पर संगलन की, किसकी बात कर लूँ, संगलन की अगर मैं बात करूँ यहीं पे, जिसको बोलते हैं फ्यूजन। अब अगर हम संगलन की बात कर लें तो संगलन किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना कि ठोस से द्रव में परिवर्तन को संगलन कहते हैं। ठीक, ये रहा संगलन की परिभाषा। अब अगला जो है वो कह रहा है कि द्रव का गैसीय अवस्था में परिवर्तन, क्या द्रव की जब गैसीय अवस्था में परिवर्तन होता है तो क्या होता है। अब इसमें हम एक चीज़ और जानते हैं कि क्वथन क्या होता है। क्वथन किसे कहते हैं, जिसे आप बोलते हो बॉइलिंग। क्वथन और क्वथनांग क्या होता है ये भी ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम जानेंगे क्वथन, ठीक है, उसके बाद जानेंगे क्वथनांग। तो देखिए भैया, अगर मैं बात कर लूँ सबसे पहले क्वथन की, तो द्रव के गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्वथन कहते हैं। ठीक, अब अगर हम बात कर लें हम क्वथनांग की, तो जिस ताप पर आप लिखेंगे, जिस ताप पर द्रव गैस में ऐसे लिखते हैं, गैस में बदलना प्रारंभ कर देती है, तो उसे क्वथनांग कहते हैं। अब यहीं अगर हम बात कर लें जल का जो क्वथनांक होता है, तो जल का अगर हम क्वथनांक की बात करें, जल के क्वथनांक की अगर हम बात करें, ठीक है, जल का क्वथनांक शायद मैंने एक बार बताया था अभी आपको, ठीक है, तो जल का गलनांक बताया था आपको, ठीक है। तो जल का क्वथनांक जो होता है ये तब निकलेगा जब इसे हम क्या करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। जैसे जल हो गया, जल को हम क्या करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म करते हैं। जब हम इसको गर्म करेंगे तब जा कर के निकलेगा। तो जल का जो क्वथनांक होता है याद रखिएगा, ठीक है, वो 100 डिग्री सेल्सियस से 373 केल्विन के बराबर होता है। इस जल का क्वथनांक है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसमें और भी चीज़ें हैं जो मैं आपको हर एक करके बताते हुए चलूँगा। जिससे मैं बात कर लूँ, अगर इसमें कुछ इम्पॉर्टेंस चीज़ें हैं जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले चीज़ें क्या हैं, आपके सामने कुछ चीज़ें ऐसे लेके आ रहा हूँ जो कि हैं लल्लन टॉप बातें में। क्या है, लल्लन टॉप बातें में।
लल्लन टॉप बातें। तो लल्लन टॉप बातें की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो सबसे पहली बात कौन सी है ये आपको जान लेना है। देखिए भैया, सबसे पहली बात ये है, अगर हम बात करें पहली बात, कि वायुमंडलीय गैस दाब मापने का जो मात्रक होता है, ठीक है, वायुमंडलीय गैस दाब मापने का मात्रक होता है पास्कल। क्या होता है? पास्कल होता है, जिसे हम PA से प्रेजेंट करते हैं। किससे प्रेजेंट करते हैं? PA से प्रेजेंट करते हैं। ये हो गया पास्कल। अब यहीं अगर हम बात करें हर एक चीज़ की, ये तो रहा पास्कल की। अब एक अगर हम बात कर लें, एक वायुमंडलीय जो दाब होता है, एक वायुमंडलीय ATM, एटमॉस्फेयर, ठीक है, ये जो होता है अगर हम बात करें तो 1.01 × 10⁵ होता है। एक वायुमंडलीय दाब बराबर इतना होता है, क्या? पास्कल के। क्या होता है? पास्कल के। अब वहीं अगर हम बात कर लें, ठीक है, कि वायु का दाब कितना होता है, अगर हम बात कर लें वायु की दाब, तो वायु की दाब अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये कितना होता है वायुमंडलीय में? तो एक वायुमंडलीय में ATM में कितना होता है? 760 मिमी होता है, ठीक है, मिलीमीटर होता है। 760 मिमी होता है। वहीं अगर हम बात कर लें किसकी? समुद्र की सतह पर, समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब, अगर हम वायुमंडलीय दाब की बात कर लें तो कितना होता है समुद्र की सतह पर? तो 1 होता है। एक वायुमंडलीय दाब होता है समुद्र की सतह पर, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, ये तो रहा इतनी बातें, और भी कुछ बातें हैं जो भी आपको जानने हैं, तो ध्यान से देखिएगा भैया, और आपको हर एक चीज़ें इसमें बताते हुए चलेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात कर लें यहाँ पे वाष्प दाब, यानी कि वेपर प्रेशर क्या होता है, अगर हम बात करें तो इसी में ध्यान दीजिएगा कि द्रव वाष्प की साम्य अवस्था पर, द्रव वाष्प की साम्य अवस्था पर द्रव की सतह पर वाष्प के अणुओं द्वारा लगाया दाब जिसके फलस्वरूप द्रव की सतह से अणु वाष्पित हो जाते हैं, उसका वाष्प दाब कहलाता है। ये तो रहा इसकी बात। अब वहीं हर एक चीज़ हम जान लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अगर वहीं हम अगली बात कर लें, जैसे ये तो रहा इसकी। अब अगर हम बात करें इसमें लल्लन टॉप बातें में, अगली बातें
ठीक है, कि जो 0 डिग्री सेल्सियस ताप होता है किसका, ठीक है, वो 273 केल्विन के बराबर होता है। 0 डिग्री सेल्सियस ताप 273 केल्विन के बराबर होता है, क्योंकि केल्विन और सेल्सियस दोनों आपस में क्या होते हैं, पैमाने द्वारा मापा जाता है। ठीक है, तो ये लगभग बराबर ही होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम बर्फ़ की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें, बर्फ़ की, तो ध्यान दीजिएगा बर्फ़ का गलनांक जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन के दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, लेकिन वहीं अगर हम जल के, ठीक है, क्वथनांक की बात कर दें, किसकी बात कर दें, क्वथनांक की, तो जल के क्वथनांक की अगर हम बात करें तो ये 100 डिग्री सेल्सियस से 373 केल्विन के बराबर होता है। तो ये रहेगा। अब उसके बाद आप, ठीक है, हेडिंग लगाएंगे, जो कि हेडिंग होगा आपका संघनन। क्या होगा, संघनन। ठीक है, संघनन, या फिर इसे आप एक चीज़ और कर सकते हैं जिसको बोलते हैं द्रवीकरण। ठीक है, द्रवीकरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, द्रवीकरण। अब यहीं अगर मैं बात कर लूँ इसके, ठीक है, संघनन की यानी कि द्रवीकरण की, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है, द्रवीकरण की। तो आप इसकी हेडिंग के अनुसार जो है इसकी परिभाषा सबसे पहले लिखेंगे। देखिए इसमें परिभाषा मेन है इसका, बाकी और कुछ नहीं है। तो अब लिखेंगे वह प्रक्रम, क्या लिखेंगे, वह प्रक्रम जिसमें पदार्थ गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो संघनन कहलाता है। ठीक है, ये तो रहा इसकी बात। अब अगर हम बात कर ले यहीं पे हिमीकरण की, किसकी बात करें, हिमीकरण की, तो अगली हेडिंग आप लगाएंगे हिमीकरण। हिमीकरण, ठीक है, फ्रीजिंग। हिमीकरण मतलब फ्रीजिंग, जैसे बर्फ का जमना। ठीक है, बर्फ का जमना, ये हिमीकरण होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा हिमीकरण जो होता है उसकी परिभाषा क्या बनेगी कि वह तापमान जिस पर पदार्थ की द्रव अवस्था का रूपांतरण ठोस अवस्था में होना, ठोस अवस्था में होना प्रारंभ हो जाता हो द्रव का हिमांक फ्रीजिंग
पॉइंट कहते हैं तथा यह प्रक्रम हिमीकरण कहलाती है। ठीक, जैसे मैं आपको बताऊं, अगर ठोस अवस्था है, कौन सी अवस्था? ठोस अवस्था है, तो ठोस अवस्था को क्या करोगे? ऊष्मा दोगे। जब ऊष्मा दिया जाएगा तो किस में होगा? द्रव अवस्था में। और जब फिर इसको ऊष्मा दोगे तो गैसीय अवस्था में। कौन सी अवस्था? गैसीय अवस्था। ठीक है। अब इसको जब ठंडा करोगे, यानी कि शीतलता लेके आओगे, इसमें भी शीतलता लेके आओगे। ठीक है। ऊपर वाले को आपने क्या किया है? ऊष्मा दिया है, और इसमें भी ऊष्मा आपने दिया है, तो इस प्रकार से आपके बन जाते हैं। ठीक है। अब देखिए भैया, हम आगे अगला हेडिंग आप डालेंगे। ठीक है, जो कि है गुप्त ऊष्मा। क्या है? गुप्त ऊष्मा। क्या है? गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट। अगर हम गुप्त ऊष्मा की बात करें, किसकी बात करें? गुप्त ऊष्मा की, तो इसकी देखिए परिभाषा क्या बनेगी कि स्थिर ताप पर किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान की अवस्था, एकांक द्रव्यमान की अवस्था परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब अगर हम इसकी बात करें, इसके एमकेएस पद्धति की अगर हम मात्रक की बात करें, जूल प्रति किलोग्राम होता है, और अन्य मात्रक होती हैं जिसे हम कहते हैं किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम, ये भी होता है। उसके बाद होता है कैलोरी प्रति ग्राम भी होता है। मतलब इतने मात्रक इसके हो गए। ठीक है। अब ध्यान रखिएगा कि हमको एक हेडिंग और मिल रहा है जो कि है आपके बुक से ही है। ठीक है। वो क्या है? ऊर्ध्वपातन। क्या है? ऊर्ध्वपातन। तो ध्यान दीजिएगा, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? सब्लिमेशन। अगर हम ऊर्ध्वपातन की बात करें, किसकी बात करें? ऊर्ध्वपातन की, तो ध्यान दीजिएगा कि ठोस पदार्थ जो होते हैं,
ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जो गर्म करने पर द्रव अवस्था में परिवर्तित किए बिना गैस में बदल जाते हैं। ठीक है। ऊर्ध्व ऊर्ध्वपातन कहते हैं। हो गया। अब इसमें एग्जाम्पल की बात अगर हम करें, ठीक है, तो इसमें देखिए भैया कपूर होगा, अमोनियम होगा, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, जिसको आप नौसादर बोलते हो। अमोनियम क्लोराइड को आप नौसादर बोलते हो, और आयोडीन, ठीक है, I2। ये सब चीज़ें क्या हैं? ऊर्ध्वपातन है। कपूर की यदि जलाओगे तो वो द्रव अवस्था में नहीं होगा, सीधा क्या होगा? गैसीय अवस्था में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा। उसके बाद है वाष्पीकरण। क्या बात करें? वाष्पीकरण की। तो अगला हेडिंग आप लगाएंगे मेरे रसगुल्लों, वाष्पीकरण। क्या लगाएंगे? वाष्पीकरण। तो चलिए वाष्पीकरण को हम देख लेते हैं। ठीक है, वाष्पीकरण किसकी बात करें? वाष्पीकरण की। ठीक है, एपॉर्शन। ठीक है, अब अगर हम बात करें वाष्पीकरण की तो ध्यान दीजिएगा, वाष्पीकरण किसे कहते हैं? किसी द्रव की अपने क्वथनांक से, किसी द्रव की अपने क्वथनांक से कम ताप पर वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। अब इसके कुछ फैक्ट्स हैं, यानी कि कारक हैं, तो वो कारक कौन कौन है ये भी आपको देखना है। तो देखिए भैया, सबसे पहला कारक क्या है इसमें? ठीक है, वो है द्रव की सतह के क्षेत्रफल पर। ठीक है, द्रव की सतह क्या है? द्रव की सतह का क्षेत्रफल, पहला हो गया। दूसरा क्या होगा? वायु की चाल। तीसरा क्या होगा? ताप। और चौथा क्या होगा? आर्द्रता। ठीक है, आर्द्रता मतलब नमी। ठीक है, अब इतनी चीज़ें हैं। अब यदि आपसे कोई पूछे, यदि कोई गिलास लिए हो आप, क्या लिए हो? कोई गिलास लिए हो, सपोज दैट मैं आपको समझा दूं, जैसे आपने कोई गिलास लिया है। ठीक है, अब इस गिलास में आपने क्या किया? कुछ बर्फ़ के टुकड़े आपने डाला। कौन से टुकड़े?
बर्फ़ के टुकड़े को आपने डाला, बर्फ़ के टुकड़े को, ये है ग्लास। ठीक है, जब आप बर्फ़ के टुकड़े को इसमें डालते हैं तो देखते हैं कि इसकी जो सतह होती है, इनकी सतह पर छोटे छोटे बूंद आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? छोटे छोटे बूंद आ जाते हैं। इनकी सतह पर क्या हो जाते हैं? छोटे छोटे बूंद आ जाते हैं। ठीक है, जो कि क्या होते हैं? पानी की बूंदें होती हैं। इसकी बूंदें पानी की बूंदें होते हैं। ठीक है, तो ये जो पानी की बूंदें होती हैं कैसे आती हैं, क्या कारण है? या फिर आप मटकी लेते हैं तो मटकी के ऊपर देखते हैं कि पानी की बूंदें क्या होती हैं? ठंड कर देती हैं। तो वो क्या कारण है कि ऐसा होता है? तो ध्यान रखिएगा, यदि आपसे कोई पूछता तो सीधा सिंपल सा आंसर उसको दीजिएगा कि यह होता है वाष्पीकरण की वजह से। किसकी वजह से? वाष्पीकरण की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, यानी कि ये वाष्पीकरण की वजह से जो इसकी बूंद, जल की बूंदें होती हैं वो क्या होती हैं? वो बाहर आ जाती हैं। ठीक है, इतना चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद इसमें कुछ चीज़ें ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए एसीटोन को हथेली पर रखने के लिए, मतलब जो एसीटोन होता है उसको जब हम हथेली पर रखते हैं तो क्या होता है? ठंडा कर देता है, लेकिन अंत में क्या होता है? धीरे धीरे उड़ जाता है। एसीटोन क्या होता है? ये नाखून छुड़ाने वाली एक पॉलिश होती है। नाखून छुड़ाने वाली क्या होती है? पॉलिश होती है। ठीक है, वो एसीटोन होता है। अब जैसे हमने बात किया था कि बर्फ़ को जब हम गिलास में डालते हैं, ठीक है, जल रखते हैं, तब शीघ्रता, जो शीघ्र से क्या होता है? बर्तन की जो बर्तन के चारों तरफ जो वायु होती है, ठीक है, वो बूंद नज़र आने लगते हैं। कुछ देर के बाद वायु जो होती है, ठीक है, उसमें धीरे धीरे क्या होती है? वाष्प की ऊर्जा ठंडा जल के संपर्क में आने लगती है। जो जलवायु होती है वो क्या होता है? ठंडा जल के संपर्क में जब आने लगती है तो जिसकी वजह से क्या होता है? जो गिलास होता है, गिलास के सतह पर, ठीक है, जो बूंदें होती है वो आने लगती हैं। सिंपली भाषा में यदि आपसे कोई पूछे तो बता देना, उसका सीधा उत्तर ये होगा कि वाष्पीकरण की वजह से ऐसा होता है। अब आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछूं, उसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर जो है दे दिएगा। आंसर को उसको आप देंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, गर्म चाय को फूंक मारने से चाय आसानी से पी जा सकती है। ठीक है, इसका आंसर आप दीजिएगा किस वजह से ऐसा होता है। ठीक है, बाकी आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने टॉपिक को अच्छे से पढ़ते रहिए। और आज का जो टॉपिक है यहीं पे, आज का जो चैप्टर है पूर्ण रूप से यहीं पे समाप्त होता है। फिर इसमें कुछ और कोई टॉपिक बचा नहीं है। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने टॉपिक को अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद।